आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकली पाठशाला में। मैं सौरभ कुमार आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है टाइप एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप सभी को बताया था कि आप अपना जो अपकमिंग वीडियो भी होगा वो टाइप एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा पे होगा। तो हम लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स के बारे में। तो बिग डेटा के 3 टाइप हैं जो कि पिछले वीडियो में भी बताया था। जो नई वीडियो देखे हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पहला टाइप जो है अपना वो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। सेकेंड वन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड थर्ड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड। डेटा और बिग डेटा में कंफ्यूजन नहीं रखना है। बस वैसे डेटा को हम लोग बिग डेटा कहते हैं जिसका साइज बड़ा हो और कॉम्प्लेक्स हो। नॉर्मली उसे डेटा के जैसे ही ट्रीट कर सकते हैं अगर वो सिंपल रहे तो चलते हैं आगे के पार्ट्स में। तो सेमी सबसे पहले अपना है स्ट्रक्चर्ड डेटा और बिग डेटा। बोथ आर सेम इन सेम कंडीशंस बट नॉट इन ऑलवेज। तो कहता है any data that can be stored, accessed and processed in the form of a fixed format is termed structured data। वैसा डेटा जिसको हम लोग स्टोर करते हैं, एक्सिस्ट करते हैं या प्रोसेस करते हैं एक फिक्स्ड फॉर्मेट में, वैसे डेटा को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। दूसरा डेफिनेशन जो अपना है structured data is typically stored in a relationship database that is RDBMS. It can consist of number and text and source can happen automatically or manually as long as it is within an RDBMS structured। कहता है कि वो जो डेटा होता है वो कुछ भी हो सकता है। जो हम लोग वहाँ पे सेव कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया। और अपना जो सोर्स है वो सोर्स या तो ऑटोमेटिक हो सके या मैन्युअली हम लोग वहाँ पे इंसर्ट होता है। और सबसे बड़ा चीज़ ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पे एक फिक्स स्ट्रक्चर है, हमारे पास फॉर्मेट है, फिक्स स्कीमा है, उसी के तहत लोग उसको इंसर्ट करते हैं। छोटे छोटे हम लोग टॉपिक लेकर कैसे आएंगे, जैसे कि डू यू नो। पहला है जो क्या कहता है कि 1024 टेराबाइट्स इक्वल टू 1 जेटाबाइट्स। इसे बहुत लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बिलियन टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट्स। ओके। सेकेंड वन इज है जो अपना डू यू नो, वो कहता है कि डेटा स्टोर इन ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज RDBMS is one an example of स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा का वो एक एग्जांपल है, वैसा डेटा जो RDBMS में स्टोर है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने दिखाया आप सभी को कि अपना ये जो टेबल है, टेबल में ये सारे फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स हैं और इनका सबका अपने अपने स्कीमा डिफाइन है। स्कीमा डिफाइन है कहने का सेंस ये है कि एम्प्लॉय आईडी है, उसमें जब भी होगा तो वो एक नंबर होगा। दूसरा है एम्प्लॉय नेम, उसमें जब भी होगा तो वेरिकर 2, और ये यानी कि कोई भी कैरेक्टर होगा। जेंडर में भी कोई ना कोई कैरेक्टर नहीं होगा, मेल हो या फीमेल हो। बाकी नंबर वहाँ पे नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि लोग जेंडर को नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। देन आफ्टर अपना डिपार्टमेंट है, वो भी कैरेक्टर ही रहेगा। और सैलरी, सैलरी जो है वो भी नंबर में ही है क्योंकि किसी का सैलरी को हम लोग कैरेक्टर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा पैसा है तो ABCD करके हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप में जिसका नाम है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसा नाम है वैसा इसका काम है, वैसे ही इसका डेफिनेशन भी है।
मतलब सेमी मतलब होता है थोड़ा सा या हल्का स्ट्रक्चर्ड, हल्का सा स्ट्रक्चर्ड हो, यानी कि थोड़ा कुछ न कुछ पैटर्न आपको दिखे, वो जो डेटा वहाँ पे स्टोर है स्ट्रक्चर्ड में है कि जो भी डेटा स्टोर है उसका एक फिक्स पैटर्न है। पर सेमी में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखेगा डेटा के स्टोरेज में। जहाँ पे हम लोग सेव कर रहे हैं डेटा सेट जो अपना है, जहाँ पे हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं, उस जगह पे अगर आप एनालिसिस करिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं दिखेंगे, कुछ ही दिखेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, तो जैसा कि लिखा हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज द डेटा विच डज नॉट कंफॉर्म्स टू अ डेटा मॉडल बट हैव सम स्ट्रक्चर्ड। जैसा कि मैं अभी बता रहा था आप सभी को कि ये कंफर्म नहीं करता है कि कोई भी डेटा मॉडल को ये सेलेक्ट किया है, लेकिन कुछ न कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ न कुछ सिमिलरिटी दिखता है। इट लेक्स अ फिक्स ऑफ रिजिड स्कीमा, और यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड या जरूरत स्कीमा यहाँ पे कोई जरूरत उपलब्ध नहीं है। दूसरा है लाइन जो कह रहा है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कंटेन्स टैग एंड एलिमेंट्स metadata which is used to group data and describe how the data is stored, जिसमें हम लोग बताता है कि डेटा कैसे स्टोर किया गया है और कैसे इसको ग्रुप किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, हमारा जो ईमेल्स है XML, और XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज, और कोई भी मार्कअप लैंग्वेज जैसे में HTML वगैरह हो गया, इन सारे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। फिर बाइनरी एक्जीक्यूटेबल फाइल्स वगैरह जो होते हैं, और नेटवर्क के प्रोसेसिंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं TCP IP पैकेट्स स्विचिंग जो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं। फिर अपना जिपर फाइल्स वो सारा है, जिप फाइल में कुछ भी सेव कर देते हैं, कुछ भी जिप करके स्टाइल लगा देते हैं, चाहे वो एक्जीक्यूटेबल फाइल्स होगा या फिर कोई इमेज हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, पर एक फिर जब उसको स्टोर करते हैं तब पता चलता है कि वो एक मैनर में सेव हो गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और अलग अलग सोर्सेज से इंटीग्रेट करके डेटा को गैदर करना, ये भी एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के टाइप का एग्जांपल है। फिर हम लोग वेब पेज को भी बोल सकते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, वेब पेज को सेमी स्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं, लेकिन वेबसाइट जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। बस सिमिलरिटी को समझिएगा, वेब पेज अगर है, वेब पेज यानी कि एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो कुछ ना कुछ पेज में, हर एक पेज में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होते हैं, इसकी वजह से वो सेमी स्ट्रक्चर्ड में है। लेकिन जब उसको कंबाइन हम लोग स्टडी करते हैं, कंबाइन देखते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है। तो हम लोग चलते हैं तीसरे पार्ट में, जिसका नाम है अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड किसे कहते हैं? Any data which with unknown form or the structure is classified as unstructured data, जिसका कोई फॉर्म नहीं हो, किसका कोई रूप नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। In addition to the size being huge, unstructured data possesses multiple challenges in terms of the processing for driving value out of it। कहता है कि जो डेटा हम लोग सेव करते हैं, जब वो ह्यूज अमाउंट में रहता है तभी वो उसको बिग कहते हैं। सबसे पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, और जब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो जब अनस्ट्रक्चर्ड है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। वो ये सारी चीज़ें हैं चैलेंजेस में, कि उसका स्टोरिंग में प्रॉब्लम होता है, और जब उसका एनालाइजेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम काफ़ी फेस करना पड़ता है। दूसरा लाइन कह रहा है, a typical example of unstructured data is a heterogeneous data source containing a combination of simple file, simple text file, image, video, etc। कहता है कि
हेट्रोजीनियस जो डेटा है जहाँ पे भी है उसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा सोशल साइट पे है, सोशल मीडियाज़ पे है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे जो भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे एक बार में आपको मल्टीपल चीज़ देखने को मिलेगा। कभी आप स्क्रॉल करके देखिएगा तो कभी कहीं-कहीं आपको जिफ फाइल दिखने को मिलेगा, कहीं इमेज जेपीजी फाइल मिलेगा, कहीं एमपी4 मिलेगा, कहीं एमपी3 मिलेगा, कहीं पे किसी का फ़ोटोज़ है, किसी का सेगमेंटल एनालिसिस है, किसी का बिहेवियर वहाँ पे दिखने का, किसी का फीलिंग्स वहाँ पे मिलेगा। मतलब मल्टीपल चीज़ आपको वहाँ पे उस सोशल साइट पे मिलेगा। वही बात आती है जब मेडिकल्स लाइन में, तो मेडिकल्स लाइन में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है और लोग एक ही जगह पे एक-दूसरे से कपल्ड होते हैं, एक-दूसरे से जुटे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर हम लोग बाँटना चाहें तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। फिर आता है बिज़नेस रिकॉर्ड्स। बिज़नेस रिकॉर्ड्स किसे कहते हैं? बिज़नेस रिकॉर्ड इस सेंस में हम लोग समझेंगे, वैसे रिकॉर्ड्स जिसको हम लोग यूज़ करते हैं बिज़नेस के पर्पज़ में, और रिकॉर्डिंग जो हम लोग रहता है अपना फ़ाइल का, उसमें ऊपर-नीचे होता है, किसको कब दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इस टाइप का जो हम लोग फ़ाइल का प्रोसेसिंग वगैरह होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ये बिज़नेस रिकॉर्ड्स में, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। फिर आता है कम्युनिकेशंस, जो भी चैनल्स हमारे पास है, लाइव चैट, मैसेजिंग या वेब मीटिंग्स वगैरह करके जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसमें भी मल्टीपल हम लोग डेटा जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं तो ऑडियो जनरेट हो रहा है, सुन रहे हैं तो भी ऑडियो जनरेट हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं तो वो एक वीडियो जनरेट हो रहा है। वीडियो के साथ-साथ मल्टीपल नॉइजेस भी आते हैं, अगल-बगल का और भी चीज़ आता है। तो वो है कि अनस्ट्रक्चर्ड वे में आता है हमारे पास, जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है। फिर आता है, यहाँ पे मैं वेब पेजेस की बात कर रहा हूँ, कि जब मल्टीपल वेब पेजेस हो जाएँगी तब एक वेबसाइट होगा, वहाँ पे पेज है, वहाँ यहाँ पे पेजेस हैं। तो पेजेस मतलब वेबसाइट, यहाँ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। फिर हम लोग बात करते हैं इमेजेस, वीडियोज़, ऑडियोज़, मीडिया कंटेंट्स पे। तो इसमें ये सारे भी चीज़ जो हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में, इनका जो वे है अरेंजमेंट का, उसका एक प्रॉपर वे नहीं है, इसलिए इसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। फिर आता है अपना चैलेंजेस। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, जिसमें कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग, विजुअलाइजेशन, सर्चिंग और शेयरिंग, ये सारे चीज़ों में हमको प्रॉब्लम आता है जब एक बिग डेटा हमारे पास आता है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि अगर डेटा बिग है, यानी कि बहुत सारा डेटा को हम लोग गैदर करेंगे। गैदर करने का मतलब उसको जब स्टोर करना रहेगा तो काफ़ी मात्रा में हमको टाइम लग जाएगा उतने सारा डेटास को कलेक्ट करने में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हो गया अपना गैदरिंग में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। फिर आता है स्टोरिंग। जब हम गैदर कर लिए, तो जब फाइल का साइज़ बहुत बड़ा ज़्यादा है तो उसको स्टोरिंग करने में भी हमको उसके लेवल तक, कम से कम हाई लेवल तक स्टोरेज स्पेस होना चाहिए। अगर हम 200 या 300 या हज़ार जीबी तक का अगर एक फ़ाइल गैदर किए, इन्फॉर्मेशन गैदर किए, कोई भी डेटा गैदर किए, आप उसको स्टोर करने का कम से कम 1000 जीबी का स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, तो इसलिए स्टोरिंग में भी प्रॉब्लम आता है। देन आफ्टर उसका एनालाइज़ेशन, एनालाइज़िंग मतलब उसका प्रोसेसिंग जब करते हैं, तो जब एक सिस्टम को उतना सारा डेटा साइमल्टेनियसली मिल जाएगा, तो उसको प्रोसेसिंग करने में भी जो टाइम जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा आउटकम है वो काफ़ी लेट से आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं विजुअलाइज़ेशन पे। अब जब हम जो भी हमारे डेटा सेट्स हैं, हमारे डेटा में, उन सारे डेटा सेट को सामने वाले को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको विजुअलाइज़ करना है, तो उसमें ये प्रॉब्लम हमको बहुत आता है, क्योंकि हम सारे डेटा सेट्स में जो भी एट्रिब्यूट्स हैं, सारे एट्रिब्यूट्स को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं सामने वाले के पास। तो सबसे ये भी प्रॉब्लम हमको आता है कि हम प्रॉपर वे में विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं। फिर आता है सर्चिंग।
अब क्या है कि जब मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल्स डेटा है हमारे पास, तो जब हमको सर्च करने का ये आया, ज़रूरत पड़ा, तो जब सर्च करने लगे तब हो सके अगर एक स्कूल का बात है मैं करता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर एक स्कूल का डेटाबेस है, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक सारा बच्चों का रिकॉर्ड है, लेकिन कोई वे मैनर में नहीं है, कोई उसका डिफाइन स्कीमा वगैरह नहीं है। तो उसमें क्या है कि अगर हम एक किसी नाम को सर्च करेंगे, तो हो सकता है कि एक नाम से 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड हमको शो करने लगे। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हमको आ जाता है सर्चिंग में कि आखिर हम किस नाम को सर्च करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये अगर आपका ये भी आप सोचिए कि हो सकता है कि आपका एक क्लास 8 है जिसमें 500 बच्चे हैं। और उस 500 बच्चे में सोहन नाम से हमको सर्च करना है। तो जब सर्च कर रहे हैं, एक ही क्लास है लेकिन 500 बच्चे हैं, उन 500 बच्चों में सोहन को सर्च करना है, तो हो सकता है कि उस सोहन नाम से तकरीबन 60 बच्चा हो, उस 500 बच्चे में। तो उस कंडीशन में भी हमको प्रॉब्लम आएगा कि आखिर कौन सोहन को हमको सर्च करना है। फिर आता है शेयरिंग। अब जब हमारे पास इतने बड़ा फ़ाइल है, फ़ाइल हमारे स्टोरेज स्पेस में है, तो उसको अगर शेयर करेंगे, जितना देर हमको टाइम लगा है उसको गैदर करने में, जमा करने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी को हमको भेजना है, किसी को सेंड करना है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम हमारी लग जाएँगी शेयरिंग में। तो अब समझ में आया आप सभी को कि ऐसा ये जो हमारा चैलेंजेस है क्या-क्या हैं? कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग, विजुअलाइजेशन, सर्चिंग, शेयरिंग, मतलब सब कुछ में प्रॉब्लम आने वाला है। जब बिग डेटा आ जाता है, तो नॉर्मल डेटा रहेगा तो उसको कैप्चर करने में भी टाइम नहीं लगेगा, स्टोर करने में भी टाइम नहीं लगेगा, जगह नहीं ज़्यादा स्पेस अब ऑक्यूपाई करेगा हमारे हार्ड डिस्क पे। एनालाइजिंग भी फास्ट हो जाएगी, विजुअलाइज़ भी कर पाएँगे हम लोग और सर्चिंग और शेयरिंग भी हम लोग प्रॉपर वे में कर पाएँगे। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।